जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ कि सिलेंडर की सरफेस से डॉफर की सरफेस के ऊपर जब फाइबर ट्रांसफ़र होते हैं तो इस ट्रांसफ़र के दौरान जो फाइबर के एंड्स हैं वो बेंट कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये फाइबर का एंड बेंड हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बेंड होने को कहते हैं हुक्स फॉर्मेशन। तो इस सिलेंडर की सरफेस से डॉफर की सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र होने के दौरान ये हुक्स फॉर्म होती हैं, हुक्स बनती हैं। और इन हुक्स का ये तीन तरह की होती हैं। एक तो ये कि इनका ये जो लीडिंग एंड है, फ्रंट वाला एंड है, वो हुक्ड फॉर्म में हो या बेंड कंडीशन में हो, इसको लीडिंग हुक कहते हैं। अगर पिछला एंड ट्रेलिंग एंड हुक्ड फॉर्म में हो तो इसको ट्रेलिंग हुक्स कहते हैं। और अगर दोनों एंड्स पे हुक्स बनी हुई हों तो इसको डबल हुक्स कहते हैं। तो लीडिंग एंड ऑफ द फाइबर कैन बी हुक्ड, ट्रेलिंग एंड ऑफ द फाइबर कैन बी हुक्ड, या फिर बोथ एंड्स ऑफ द फाइबर्स कैन बी हुक्ड। तो जनरली जो हुक्स यहाँ पे इस रीजन में बनती हैं उनमें तकरीबन 50% तक जो है वो ट्रेलिंग हुक्स होती हैं। यानी जिस डायरेक्शन में वेब मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन में उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो ट्रेलिंग है। तो उस डायरेक्शन में 50% हुक्स होती हैं। और जो लीडिंग हुक्स हैं यानी कि जिस डायरेक्शन में वेब या मटेरियल फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जो फाइबर्स के एंड हैं वो 15% हैं। इसको 15% लीडिंग हुक्स हैं और 15% जो हैं वो डबल हुक्स हैं। और जो रिमेनिंग फाइबर्स बचते हैं वो उनमें उनमें कोई हुक नहीं होती। तो ये जो हुक्स हैं इनको हम अगर आपने कॉम्बिंग का ऑपरेशन करना हो तो फिर कॉम्बिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये जो हुक्ड फाइबर्स हैं कॉम्बिंग के ऑपरेशन के दौरान ये हुक्ड या बेंट जो फाइबर का एंड है इसको सीधा किया जाना होता है। तो फिर वहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम हुक्स की तादाद है यानी 50% जो ट्रेलिंग हुक्स हैं वो सीधी की जाएँ ताकि मैक्सिमम फाइबर्स स्ट्रेट हो सकें। तो उस मकसद के लिए फिर यहाँ कार्डेड स्लाइवर और कॉम्बिंग के दरमियान जो नंबर ऑफ़ पैसेजेस हैं वो इवन रखे जाते हैं ताकि जो मटेरियल फीड हो कॉम्बर को उसमें ज़्यादातर जो ट्रेलिंग हुक्स हैं वो एज लीडिंग हुक्स उसको फीड हों ताकि वो जो कॉम्बिंग का एक्शन है वो उन लीडिंग हुक्स को में फाइबर को सीधा या स्ट्रेट कर सके। तो उसके बाद अब डॉफर की सरफेस से आपने वेब उतारनी है। ये एनटीयू की लैब में जो पुराना कार्ड है जो नॉन फंक्शनल है उसका डॉफर और वेब डॉफ करने का मेकनिज़म यहाँ पे दिखाया गया है। तो वेब फॉर्म्ड ऑन द डॉफर नीड्स टू बी डॉफ्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू स्लाइवर। कन्वेंशनल मेथड ये वाला दिखाया गया है जो हमारी लैब के कार्ड में है और नए कार्ड भी हैं हमारी लैब में। तो ये पुराने की पिक्चर है। एन ऑसिलेटिंग कॉम वाज यूज्ड। पुराना तरीका ये है कि ये एक कॉम है, इसका ये वाला एंड ये ऊपर नीचे डायरेक्शन में ओसिलेट करती है डॉफर की सरफेस के ऊपर नीचे से आने वाली वेब को डॉफ करने के लिए। तो मॉडर्न हाई परफॉर्म इट कैन ऑसिलेट एट अबाउट 2500 ओसिलेशंस पर मिनट। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2500 ओसिलेशंस पर मिनट तक ये जा सकती है। मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस कार्ड्स के ऊपर दिस ओसिलेशन रेट नीड्स टू बी टू हाई। और जो हाई परफॉर्मेंस मॉडर्न हाई प्रोडक्शन कार्ड्स हैं उनकी हाई प्रोडक्शन को यहाँ से डॉफ करने के लिए ये ऑसिलेशन रेट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है विच इज़ बियॉन्ड द टेक्निकल लिमिट ऑफ द कॉम, जो कि इसकी टेक्निकल लिमिट से ही ज़्यादा है। तो फिर उस मकसद के लिए हम यहाँ पे टेक ऑफ रोलर यूज़ करते हैं मॉडर्न कार्ड्स पे। आफ्टर डॉफिंग द वेब इज़ पास्ड थ्रू अ फनल। जब यहाँ से वेब आपने डॉफ कर ली तो एक फ़नल में से जो इस तस्वीर में ये यहाँ पे फ़नल नज़र आ रही है कि ये वेब यहाँ से उतारते हैं। वेब को यहाँ से उतारने के बाद जो कारीगर है वो यहाँ से वेब को इकट्ठा करके एक स्लाइवर की फॉर्म में इस फ़नल में से गुजारता है या ट्रम्पट आप कह लें, ये ट्रम्पट यहाँ पे जो नज़र आ रही है। एंड कन्वर्ट इट इनटू स्लाइवर। 30 to 50 सेंटीमीटर वेब सस्पेंशन बिटवीन डॉपिंग पॉइंट एंड इस ट्रम्पट। तो अब इस ट्रम्पट से लेके इस डॉपिंग पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि ये 30 से 50 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस है जो कि अनसपोर्टेड है, जिसमें इस उतरने वाली वेब को इस पॉइंट तक एंटर होते होते अनसपोर्टेड कंडीशन में इतनी इसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अपनी जो फॉर्म है उसको मेंटेन रखे और ब्रेक ना करे। और यहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट आता है जो हमने कहा था कि डॉपर के पीछे सिलेंडर की सरफेस के ऊपर जब फाइबर्स हाईली अलाइंड होते हैं उनकी अलाइनमेंट डॉपर पे आने के बाद किसी हद तक डिस्टर्ब होती है। और वो डिस्टर्ब होना इसलिए भी फेवरेबल है कि जो वेब है उसके अंदर थोड़ी सी कोहिसिवनेस आ जाए। और वो जो कोहिसिवनेस है वो ना सिर्फ ये कि ये
इंटरलेस्ड फाइबर्स या जो मिस अलाइंड फाइबर्स हैं वो देते हैं, बल्कि इनमें जो हुक्स बनती हैं उन हुक्स की वजह से भी फाइबर टू फाइबर एडिशन जो है वो यहाँ पे फाइबर को कोहेसिवनेस देने में काम आती है। इसके बाद वेब डॉफिंग है। तो वेब डॉफिंग में इसके बाद जो दूसरा मेथड है मॉडर्न कार्ड्स का, उसमें ये है कि अ टेक ऑफ रोलर डिटैचेस द वेब फ्रॉम डॉफर सरफेस। उसके बाद जो डॉफर है उसके ऊपर चूँकि कॉम एक्ट नहीं करती, कॉम की लिमिटेशन है, तो अब आपने टेक ऑफ रोलर लगा दिया। अब रोलर की जो आरपीएम है उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं होती, तो वो आप जितने मर्ज़ी रख सकते हैं। तो वो जो टेक ऑफ रोलर है जो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये डॉफर है, ये टेक ऑफ रोलर है। आने वाली वेब को ये टेक ऑफ रोलर ये उतारता है, और उतारने के बाद ये जो गाइड रोलर्स हैं, दो डिलीवरी रोल्स आप इन्हें कह लें, तो इनको इनमें से फिर वो वेब गुजारी जाती है। तो उसके बाद बेल्ट्स रोटेटिंग इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इमीडिएटली कन्वर्ट द वेब इनटू स्लाइवर। अब इसके बाद ये जो गाइड रोलर में से गुजरने के बाद जब वेब आगे आती है, तो अब इस वेब को स्लाइवर बनाने के लिए ये दो ट्रांसवर्स रोलर्स हैं, ये दोनों एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये दोनों ये काम करते हैं कि ये वाला इस तरफ से घूमता हुआ है वेब को इस पॉइंट से यहाँ तक ला के इकट्ठा कर देता है, और ये वाला इस डायरेक्शन में घूमते हुए यहाँ से पॉइंट वेब को ला के यहाँ इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ पे आने के बाद जो वेब है वो सेंटर में इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ से फिर उसको स्लाइवर की फॉर्म में ले लिया जाता है, और वो आगे उसकी कॉइलिंग कर ली जाती है। तो अ लॉन्ग वेब सस्पेंशन लेंथ इज़ नॉट फेवरेबल ऑन हाई प्रोडक्शन कार्ड्स एज इट विल ब्रेक द स्लाइवर। तो जो मॉडर्न हाई प्रोडक्शन कार्ड्स हैं उनमें जो लॉन्ग वेब सस्पेंशन लेंथ है वो इतनी फेवरेबल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये जो गाइड रोलर्स हैं ये या डिलीवरी रोल्स रखे जाते हैं ताकि वेब को अनसपोर्टेड लेंथ बहुत ज़्यादा ना मिले। तो आफ्टर डिटैचमेंट टू काउंटर रोटेटिंग बेल्ट्स कैन कंडेंस द वेब इनटू स्लाइवर। अब ये जो काउंटर रोटेटिंग बेल्ट्स हैं ये सेंटर में वेब को इकट्ठा कर देते हैं। हाँ, ये कुछ पुराने डिज़ाइंस में ये भी आपको लिटरेचर में मिलेगा कुछ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कि ये एक ही बेल्ट लगा हुआ है, और वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में एक तरफ से वेब इकट्ठी करते हुए दूसरी तरफ ले जाता है। तो और अ सिंगल बेल्ट कैन आल्सो कंडेंस द वेब ऑन वन साइड ऑफ द कार्ड के, और लेकिन वो जो एक बेल्ट होता है वो कार्ड के एक तरफ ही सारी बेल्ट को इकट्ठा करेगा। तो ये असेंबली यहाँ पे रीडर के मैनुअल से ये इमेज लिया गया है, तो वहाँ यहाँ पे आप सारी असेंबली देख सकते हैं। नंबर 1 टेक ऑफ रोलर जो वेब उतारता है, 2 डिलीवरी रोल्स, 3 वेब कलेक्शन टू सेंटर, और नंबर 4 डिस्क रोलर्स। नंबर 4 कहाँ पे, ये यहाँ पे डिस्क रोलर्स हैं, और नंबर 5 सेक्शन सिस्टम है ये वाला, और नंबर 6 जो है वो क्लियरिंग ब्रश है कि ये जो टेक ऑफ रोलर है इसकी सरफेस के ऊपर जो फाइबर वगैरह लगे होंगे वो ये क्लियर करेगा, और फिर ये सेक्शन हुड उनको रिमूव कर देगी। ये जो डॉफिंग रीजन है उसके में जो टुचलर की डायग्राम है पिछली जो अभी हमने देखी वो रीडर की तरफ से थी, ये टुचलर की तरफ से है। तो इसमें भी आप डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नंबर 1 टेक ऑफ रोलर है, नंबर 2 प्रोफाइल फॉर नेप कंट्रोल। अब ये टुचलर ने यहाँ पे ये दिया है कि ये नंबर 2 आप बेसिकली कह लें कि सेंसर्स हैं, ये इस वेब को, पतली सी वेब को सेंस करता है, और जहाँ पे नेप हो तो ये नेप प्रोफाइल की प्रोफाइलिंग करता है कि वेब में कितने नेप पास हो रहे हैं। ट्रांसफ़र बेल्ट नंबर 4 पे आ गई, और नंबर 5 पे न्यूमेटिक पेसिंग कार्ड, न्यूमेटिक पेसिंग का मैकेनिज्म है। फिर आगे क्वालिटी सेंसर डिस्क मॉनिटर है ये नंबर 6, और लार्ज हुड फॉर गुड एक्सेसिबिलिटी, ये फिर ऊपर हुड है इसके। तो वेब डॉफिंग और डिटैचिंग में आगे है क्रशिंग रोलर्स। आफ्टर वेब डॉफिंग वेब इज़ पास्ड थ्रू अ पेयर ऑफ रोलर्स, दीज रोलर्स कैन एक्ट बोथ एज गाइड रोलर। इन रोलर्स की बात हो रही है कि ये जो रोलर्स हैं इनसे दो काम लिए जा सकते हैं कि एक तो ये गाइड रोलर है, जैसा कि यहाँ पे ये डिलीवरी रोल कह लें या गाइड रोल कह लें, कि यहाँ से जो वेब उतारी है वो इनके में से होती हुई जब आगे जाएगी तो उसको सपोर्ट में मिलेगी, और वो आगे डिलीवर हो जाएगी ट्रांसफर्स रोलर्स को, बेल्ट को। तो अगर ये या तो इस सूरत में ये गाइड रोलर्स हैं, और अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर है तो फिर ये क्रशिंग रोलर के तौर पे काम करते करेंगे। और क्रशिंग रोलर के तौर पे काम करते हुए इसका फ़ायदा ये होगा कि यूज्ड फॉर मीडियम और हाई डर्ट कंटेनिंग कॉटन टू स्क्वैश द डर्ट एंड ट्रैश पार्टिकल्स, के अभी भी जो ट्रैश पार्टिकल्स मौजूद हों उनको, क्योंकि वेजिटेबल मैटर काफ़ी ब्रिटल होता है, तो अगर आप प्रेशर दे के इसमें से वेब को गुजारेंगे तो वो मज़ीद क्रैश हो जाएगा
और मज़ीद फ़ाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इट एक्ट्स एज एडिशनल क्लीनिंग पॉइंट as fragments of trash fall immediately after passing through crushing rollers or they are separated in subsequent machines. तो अब यहाँ पे जो ट्रैश पार्टिकल या वेजिटेबल मैटर जो ब्रिटल होता है, ड्राई होता है, वो जब यहाँ पे क्रश हो गया वो या तो यहीं पे गिर जाएगा या फिर अगली मशीनों में, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ रखा है कि जितने भी ड्राफ्टिंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे डस्ट सेपरेट ज़रूर होती है. तो यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स बनते हैं, ये जो वेजिटेबल मैटर या ये पार्टिकल मज़ीद छोटे होते हैं, वो आगे जाके उन सिस्टम्स में निकल जाते हैं. फाइबर में डैमेज इफ़ क्रशिंग इज़ डन फॉर क्लीन फाइबर्स. लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कॉटन ऑलरेडी क्लीन है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो फाइबर डैमेज के भी चांस हैं. तो अगर डर्टी कॉटन है जिसमें ट्रैश पार्टिकल्स के यहाँ मौजूद होने के चांसेस हैं, तो फिर आप इसको एज अ गाइड रोलर की बजाय क्रशिंग रोलर भी यूज़ करने का ऑप्शन है. उसके बाद ये सलाइवर कॉइलिंग इन द कैंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.